तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कल ही रिलीज हुए मूवी धुरंधर की पूरी स्टोरी को, वो भी रिव्यू के साथ। अगर एक वर्ड में इसका रिव्यू करूँ तो हाँ, ये वो सिनेमा है जिसे देखने के लिए आपको थिएटर तो जाना ही चाहिए। हमारे थिएटर ऐसे ही सिनेमा को देखने के लिए तो बने हैं। तो कहानी की शुरुआत डिस्क्लेमर से होती है कि पान गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह ना पिए क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन इसके बाद हम अजय सैन्याल साहब को सिगरेट पीते हुए देखते हैं। बीड़ी लो बीड़ी। हाँ बीड़ी। जो हमारे इंडियन इंटेलिजेंस चीफ अजीत डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है और उनका ये रोल प्ले कर रहे हैं हमारे आर माधवन यानी के 3 इडियट के राजू भैया। 30 दिसंबर 1999 अजय सैन्याल साहब बहुत परेशान है क्योंकि कुछ टेररिस्ट ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है और उनकी डिमांड है कि वो इंडिया जेल में बंद 3 आतंकवादियों को छोड़ दे और 100 करोड़ रुपए उनके दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। इसके लिए वो मिनिस्टर साहब के साथ उन टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के लिए प्लेन में जाते हैं और सैकड़ों इंडियन की जान बचाने के लिए उनके डील को मान जाते हैं। हालांकि सैन्याल साहब को लगता था कि अगर गवर्नमेंट उसके प्लान के हिसाब से काम करे तो वो सारे पब्लिक को भी रेस्क्यू कर लेंगे और उन्हें किसी टेररिस्ट को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर से दबाव इतना था कि उन्हें अपने लोगों की जान बचाने के लिए झुकना ही पड़ता है। इसके बाद सैन्याल साहब मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि अब हमें किसी भी हाल में पाकिस्तान के टेररिस्ट के घर में घुसना होगा ताकि हम उनसे एक कदम आगे सोचे। लेकिन मिनिस्टर उसके बातों को बेवकूफी वाला बताकर ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हमें 2001 का सीन दिखाया जाता है जहां एक गाड़ी सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर घुस जाती है। पुलिस जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो उस कार में से 2-3 लोग निकलकर गोलियां चला देते हैं। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने कहानी के स्टार्टिंग में अपने सरदार को छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक किया था। फिर जब वो आतंकवादी चारों तरफ से घिर जाते हैं तो वो खुद को ही उड़ा लेते हैं। अब मिनिस्टर को ये रियलाइज होता है कि उन्हें सैन्याल साहब की बात मान लेनी चाहिए और उन्हें एक ऐसे आदमी को पाकिस्तान के ISI में भेजना चाहिए जो किसी भी आतंकी हमले से पहले इंडिया को इन्फॉर्म कर दे। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है धुरंधर। अब अगले सीन में हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां हम रणवीर सिंह को देखते हैं जो अफगानिस्तान से उड़कर बलूचिस्तान आता है और फिर वहां से होते हुए पाकिस्तान के लियारी शहर में आ जाता है। उसका नाम हमजा था। फिर वो लियारी में एक जूस की दुकान पे जाता है जहां एक चाचा चिल्ला रहे थे, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पियो पिलाओ जूस सोडा। वो उस चाचा से कहता है कि मैं यहाँ हिंदू को उससे काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर रात हो जाती है, फिर भी हमजा वही जूस के दुकान के बाहर खड़ा रहता है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। वो हमजा को देखकर समझ जाते हैं कि वो बलोच है। उनमें से एक को हमजा बहुत पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा एक एक की कुटाई शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आने लगती है तो वो लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। अब अगली सुबह चाचा हमजा को बेहोश हालत में बाहर पाते हैं तो वो उसे उठाते हैं और खाने के लिए देते हैं। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो उन्हें अपना नाम हमजा अली मजारी बताता है, जिसके बाद चाचा उसे अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लेते हैं। इसी तरह हमजा वहाँ काम करते करते 1 साल बिता देता है। इसी बीच हमजा को अपने मुल्क, अपने देश और सैन्याल साहब की बताई बातें याद आती है। उन्होंने बताया था कि हमारे पास में सबसे घातक हथियार है नजर और सब्र, दोनों की धार हमेशा तेज रखना है और उसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तान में घुसना बल्कि पूरे देश पर राज करना है। फिर एक दिन चाचा उसे अपने साथ एक जगह चाय पिलाने के लिए ले जाते हैं। दरअसल वो हमजा के मकसद से वाकिफ थे और वो खुद इंडियन इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, लेकिन वो 1 साल तक चुप थे क्योंकि वो सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। आज वो हमजा को बताते हैं कि लियारी में जितनी भी गैंग है वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तुम बलोच हो तो तुम्हारे लिए रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के गैंग में घुसना ही आसान होगा और बाबू डकैत और अरशद पप्पू के गैंग से बचकर रहना। वो लोग बलोचों से बहुत नफरत करते हैं। हमजा पूछता है रहमान डकैत, बाबू डकैत, ये इन दोनों के नाम में डकैत क्यों है? तो वो बताते हैं कि सभी का मानना है कि रहमान डकैत बाबू डकैत का नाजायज औलाद है और जिस दिन रहमान डकैत को ये बात पता चली थी उसने उसी दिन अपनी माँ को जान से मार दिया। अब अगले दिन बाबू डकैत
डकैत अपने गैंग के साथ असलम चाचा के दुकान पर आता है और कहता है, क्यों बे, तू हमारे इलाके का होने के बावजूद भी आजकल रहीम डकैत के सलवार में घुसा रहता है। तो वो कहता है कि साहब, रहमान साहब ने अपने बेटे के पार्टी में मुझे स्टॉल लगाने के लिए कहा था। बाबू डकैत के गैंग में वो आदमी भी था जिसने उस दिन हमजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर बाद में वो चाचा बताते हैं कि बाबू डकैत ने रहमान से लड़ने के लिए अरशद पप्पू से हाथ मिला लिया है। आज के तारीख में लियारी के 1/3 हिस्से पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। इसके बाद वहाँ एक और इंडियन स्पाई आता है, रिजवान, जो आते ही अरशद पप्पू के गैंग में शामिल हो गया था। वो बताता है कि कल एक वलीमे में नईम के ऊपर बाबू डकैत के लोग हमला करने वाले हैं। अगर कल तुम उसे बचा लेते हो तो तुम्हें रहमान डकैत के गैंग में शामिल होने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अब अगले सीन में हमें वलीमे का सीन दिखाया जाता है, जहां रहमान डकैत का बड़ा बेटा नईम अपने आदमियों के साथ आता है, लेकिन वहां रहमान डकैत का छोटा भाई फैजान भी आया हुआ था। फिर जब नईम शादी के फंक्शन से लौट रहा था तो 3 लोग वहां आते हैं और नईम के ऊपर हमला कर देते हैं। हमजा पहले नईम के छोटे भाई रिजवान को बचाता है और फिर वो बाबू डकैत के आदमियों पर हमला करता है तो वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन नईम को गोली लग चुकी थी। उसे उस हाल में देखकर हमजा ऐसे एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता है कि वो जैसे उसका कोई अपना हो। चाचा कहते हैं कि मर गया वो, लेकिन वो कंटिन्यू उसे जिंदा करने की कोशिश करता रहता है। अब अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत भी कहते थे, वो अपने भाई उजैर बलोच और अपने आदमियों के साथ वहां आता है। अपने बेटे की लाश को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर रहमान का भाई उजैर हमजा से पूछता है कि वो लोग कितने लोग थे। हमजा बताता है 3। अब हमजा ने रहमान के छोटे बेटे की जान बचाई थी, इसीलिए उजैर उसे पैसे देने की बात करता है, लेकिन हमजा मना कर देता है। कहता है कि पाकिस्तान में आजादी के बाद बलोचों को कभी उनका हक नहीं मिला, लेकिन अब रहमान भाई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जिसके बाद उजैर उसे गन देता है और उसे अपने साथ हो जाने के लिए कहता है। वो उसे ये भी बताता है कि अगर हमारे साथ नहीं हुए तो बाबू डकैत के आदमी तुम्हें मार देंगे। फिर बाद में जमील, जो रिश्ते में रहमान के ससुर भी थे और प्रेसिडेंट लियारी के एमएलए भी थे, वो भी उनसे मिलने के लिए आते हैं और नईम के डेथ पर दुख जताते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो उजैर को समझाते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है, चुप बैठो, कोई बदला लेने मत निकल जाना, नहीं तो हम हार जाएंगे। फिर बाबू डकैत क्या, हम अरशद पप्पू को भी नंगा करके छोड़ेंगे। अब रहमान के बेटे के फ्यूनरल के बाद हमजा उनके साथ रहने लगा था। फिर उजैर उससे अपने साथ फैक्ट्री ले जाता है, जहां वो लोग फर्स्ट कॉपी गन बनाते थे और इलीगल कामों के लिए सप्लाई करते थे। रहमान के 2 और खास आदमी थे, डोंगा और स्याही। वो लोग हमजा को रहने के लिए घर भी देते हैं। डोंगा जब हमजा को उसका घर दिखा रहा था तो वो उसे एसपी चौधरी असलम के बारे में बताता है। हमजा जब उससे पूछता है कि एसपी असलम कौन है तो वो बताता है कि बहुत साल पहले एक शैतान और जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ, जिसके 9 महीने के बाद जो पैदा हुआ उसका नाम है एसपी चौधरी असलम। वो एक लौता इंसान है जिससे सारे बलोच खौफ खाते हैं, लेकिन उसे हमारे जमील साहब ने एमएलए बनते ही सस्पेंड कर दिया। अब नईम के मरे हुए कई दिन हो चुके थे। रहमान चुप था, इसीलिए सभी कहने लगते हैं कि रहमान कमजोर हो गया है, लेकिन रहमान कहता है कि मैं बस इलेक्शन की वजह से चुप हूँ। जिस पर हमजा कहता है हमें बदला लेना चाहिए, इस वक्त वो तैयार नहीं होगा। उससे भी पता है कि इलेक्शन है, इसलिए उसने इस वक्त पर हमला किया था ताकि हम चुप बैठ जाए। मुझे लगता है ये सही मौका होगा उन पर हमला करके उनके इलाकों पर कब्जा करने के लिए। उजैर उसे चुप होने को कहता है तू ज्यादा नहीं उड़ रहा है क्या? लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उजैर, डोंगा, सियाह और हमजा एक एक करके बाबू डकैत के सारे आदमियों को चुन चुन के मार देते हैं। हमजा उससे भी मार देता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। फिर वो बाबू डकैत को लेकर रहमान के पास पहुंचता है। रहमान जब उसे मारने लगता है तो वो कहता है बेटा मैं तेरा असली बाप हूँ, मुझे छोड़ दे, लेकिन रहमान उसे बेरहमी से मार देता है। अब हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है। एक बार फिर जमील लियारी का एमएलए बन गया था। एमएलए जमील बना था, लेकिन लोग रहमान के नाम के नारे लगा रहे थे क्योंकि वो बलोचों के लिए मसीहा था। यहीं पर हमजा की नजर पड़ती है जमील की बेटी यलीना पर। पहले ही नजर में वो दोनों ऐसे एक दूसरे को चोरी चोरी देखने लगते हैं कि शर्म मुझे आ रही थी। खैर यहाँ पे हमें ये समझ जाता है कि जमील की जो बेटी है उसे घर में बहुत कैद करके रखा जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा भी खुश नहीं है। जमील अपनी बेटी यलीना के हर वक्त फोन इस्तेमाल करने से परेशान होकर उसका फोन भी छीन कर फेंक देता है।
जिसके बाद हमजा उससे उठा लेता है। इस जश्न के मौके पर खनानी ब्रदर्स भी आते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन थे, कि ये सब आपकी वजह से है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? जिसके बाद रहमान जाकर जमील से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके ही पार्टी के तरफ से किसी दूसरे जगह से इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर बाद में रहमान को उजैर से पता चलता है कि खनानी ब्रदर्स अपने इलीगल काम से साल के 100 से 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, जिनमें से उनका एक काम ये भी है कि फेक करेंसी बनाकर इंडिया में भेजना, क्योंकि उनके पास कहीं से इंडिया के 500 और 1000 के नोट बनाने के प्लेट्स आ गए हैं, जिन्हें वो यूपी से उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बैठे उनके माफिया लोकल बाजार में सप्लाई कर देते हैं। जिसके बाद हमजा रहमान से कहता है कि अगर हमें सियासत में रहना है तो ऐसे अक्लमंद बिजनेसमैन से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। उसकी बातों से खुश होकर रहमान का भाई उजैर उसे एक बैग और कुछ पैसे देता है। फिर पैसे और बैग मिलते ही हमजा क्लब चला जाता है, जहां यलीना भी पार्टी कर रही थी, लेकिन वहां का गार्ड हमजा के सिंगल होने की वजह से उसे एंट्री नहीं देता। जिसके बाद हमजा जाकर यलीना की कार की बैटरी की वायर काट देता है और पुलिस को फोन करके बताता है कि बड़े बड़े लोगों की गंदी वाली पार्टी चल रही है, रेड मार दो। पुलिस जब वहां आती है तो सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन यलीना की कार ही स्टार्ट नहीं होती। तभी हमजा अपनी बैग लेकर आता है और उसे बैठाकर निकल जाता है, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। सीन बहुत ही जबरदस्त होता है, जैसे कोई गेम प्ले चल रहा हो। ऑफ रोड ऑन रोड अपना हीरो गाड़ी सब तरफ भगाता है और उनसे बचकर निकल जाता है। इसके बाद घर छोड़ते वक्त यलीना हमजा से पूछती है कि आप भी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हो क्या? उस दिन आप भी रैली में थे ना? तो वो बताता है नहीं, मैं बहुत मामूली सा इंसान हूँ, रहमान साहब के लिए काम करता हूँ। उसके बारे में सुनकर यलीना थोड़ा इंसिक्योर हो जाती है, लेकिन जब हमजा उसे उसका फोन लौटाता है तो वो खुश हो जाती है। अब अगले सीन में असलम चाचा तक हमजा ने खबर पहुंचा दिया था कि खनानी ब्रदर्स के पास इंडियन करेंसी छापने के 500 और 1000 के प्लेट है। फिर सैनियाल साहब को प्लेटों की चोरी होने की बात पता चलती है, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान के टेररिस्ट और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के माफियाओं और नेताओं का क्या करे? ये काम जरूर किसी नेता का ही होगा। अब अगले सीन में रहमान डकैत खनानी ब्रदर्स के कारखाने में जाते हैं, जहां इंडियन करेंसी छापे जा रहे थे। यहाँ पर एक और स्पेशल आदमी होता है, ISI के चीफ मेजर इकबाल। खनानी ब्रदर रहमान को बताते हैं कि इनके मर्जी के बगैर पाकिस्तान सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिलता और इन्हीं की मदद से हम इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। फिर मेजर इकबाल रहमान से कहता है कि हमें आपसे कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल असला बारूद चाहिए, जिन पर साफ साफ मेड इन रसिया मेड इन अमेरिका लिखा होना चाहिए, ताकि अगर इंक्वायरी बैठे तो हमारा नाम खराब ना हो। उजैर कहता है कि हम बस फर्स्ट कॉपी बेचते हैं, जिस पर मेजर बताते हैं कि बलोचिस्तान में मकबूल दोस्त है आपके, उन लोगों ने आपको शेर बलोच के खिताब से भी नवाजा है, वो आपको अपना मसीहा मानते हैं, इसीलिए हम जो मांग रहे हैं वो आपको आराम से दे देंगे। उजैर कहता है ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इकबाल बताते हैं कि बलोच आजाद मुल्क के लिए हमसे ही लड़ रहे हैं, उनके बंदूक हमारे लिए ही तो है, वो अपनी बंदूक हमें क्यों देंगे? लेकिन रहमान मना कर देता है, बोलता है मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। फिर इकबाल कहता है पाकिस्तान सियासत में उतरना है तो नंगा तो होना ही पड़ेगा। फिर उजैर पूछता है कि ये बंदूकी का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो एक आदमी बताता है कि अगले महीने 3 अक्टूबर को हम इंडिया में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद सभी रहमान को अपकमिंग MLA बनने की बधाइयाँ देने लगते हैं, जिसके बाद वो भी मान जाता है, लेकिन फिर वो एक वार्निंग भी देता है। कहता है कि मुझसे जो वादा किया था गुस्ताखी मत करना, क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ज्यादा कसाई नुमा होती है। लेकिन रहमान के वहाँ से जाते ही खनानी ब्रदर्स जमील को कॉल करके सब बता देता है कि रहमान इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी में है, जिस पे वो कहते हैं अब वक्त आ गया है जिनको आजाद करने का। अब हम SP चौधरी असलम को देखते हैं। पुलिस से निकाले जाने के बाद उसने भी इलीगल काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन थे बलोच। उसे सभी बलोचों से बहुत नफरत थी। जमील उससे फोन करके अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। इधर हमजा रहमान से कहता है कि आपने उन ISI वालों से हाथ क्यों मिला लिया, वो हमारे कौम के सबसे बड़े दुश्मन है और आप हमारे बंदूकें उन्हें ही देना चाहते हैं। जिस पर रहमान बहुत गुस्सा हो जाता है और हमजा को मारने लगता है, लेकिन उजैर उसे समझा बुझाकर घर भेज देता है। इसके बाद हमजा जाकर आलम चाचा को बता देता है कि ISIS वाले 3 अक्टूबर
अक्टूबर को किसी मकसद को अंजाम देने वाले हैं। अब अगले दिन हमें बलूचिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां बलोच रहमान बलोच का वेलकम बिल्कुल किसी शहंशाह की तरह करते हैं और उन्हें अपनी बलोची टोपी भी पहनाते हैं। फिर रहमान उनसे उनके हथियार मांगता है तो वो उन्हें देने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो रहमान से बहुत खुश थे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी बलोच पर हमला मतलब सीधे रहमान डकैत पर हमला। यहाँ पर उजैर और हमजा ओरिजिनल बंदूकें चलाकर बहुत खुश होते हैं। इधर जमील असलम चौधरी से कहता है कि तुम वापस ज्वाइन कर लो, मुझे रहमान को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। जिस पर चौधरी असलम कहता है कि मैं तो उसे 7 साल पहले ही खत्म कर देता, लेकिन आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। अब अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो सारा कुछ मेरे हिसाब से होगा। मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाऊंगा जिसमें मेरे भरोसे के सारे लोग रहेंगे, ताकि कोई भी हमारे अंदर की चीजें रहमान तक न पहुंचा दे। फिर एक दिन हमजा अलीना को पेपर में एसपी असलम के रिपोस्टिंग की खबर पढ़कर बताती है कि ये आदमी तो अब्बू से मिलने आता रहता है। जिस पर हमजा कहता है कि इस पर नजर रखना, जब वो घर आए तो उसके बातों को ध्यान से सुनना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा और उजैर ISI वालों को बंदूक देने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी रहमान अपने बेटे को लेकर आता है। वो बेहोश हो चुका था। वो जहर से कहता है कि तुम हथियार लेके उन्हें दे दो, मैं फैजान को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हमजा और उजैर बंदूकें लेकर खनानी ब्रदर्स के फैक्ट्री में पहुँचते हैं और हमजा ISI के कुछ आदमियों को अपने हाथों से बंदूक देता है। इधर एक कार आकर रहमान के आगे वाली कार को ठोकती है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। ये एसपी चौधरी और उसके स्पेशल टास्क फोर्स थे। एसपी असलम चौधरी कहते हैं कि रहमान डकैत, अगर तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की जान प्यारी है तो सरेंडर कर दे। वो सरेंडर कर देता है। वही हमजा मेजर ISI इकबाल से पूछता है कि सब तैयार है ना, कल निकल रहे हो? तो इकबाल बताता है कि नहीं, किसी ने हिंदुस्तान इंटेलिजेंस को पहले ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए मिशन कैंसिल करना पड़ा। फिर वो हमजा से कहता है कि हमने उस हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ लिया है, तुम मिलना चाहोगे? हमजा जब वहाँ जाता है तो वो खबरी रिजवान था, जिसे वो आलम चाचा के दुकान पर मिला था। इकबाल उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करता है और पूछता है कि बता तेरे साथ और कौन कौन है। हमजा डर जाता है कि कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, लेकिन रिजवान अपना मुंह नहीं खोलता। फिर इकबाल उसे बताता है कि वो 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वार का बदला लेकर रहेगा। फिर वहाँ से निकलते हुए डोंगा उजैर को कॉल करके बताता है कि भाई एसपी चौधरी असलम को पकड़ कर ले गए। उजैर फौरन MLA जमील को कॉल करता है। जमील कहता है ठीक है मैं छुड़ाता हूँ, लेकिन फिर वो कुछ नहीं करता। तभी अलीना हमजा को एक वीडियो भेजती है जिसमें MLA जमील और एसपी असलम के साथ साथ अरशद पप्पू भी था। वो लोग रहमान डकैत को जंगल में ले जाकर मारने का प्लान कर रहे थे। फिर हमजा अलीना से कहता है कि तुम मेरे घर चली जाओ और जब तक मैं ना आऊँ अपना फोन स्विच ऑफ करके रखना। इधर असलम रहमान से कहता है कि 12 साल इंतजार किया है तुझे मारने के लिए। तो रहमान कहता है रहमान डकैत का खून है साहब, जरा इज्जत से बहाना। फिर हमजा MLA को अरशद पप्पू एसपी असलम और उसकी वीडियो सेंड करता है, जिसमें अरशद पप्पू कह रहा था मुझे लियारी चाहिए और रहमान का सर भी, जिसमें अरशद पप्पू कह रहा था कि मुझे रहमान का सर और लियारी दोनों चाहिए। फिर हमजा कॉल करके कहता है कि एसपी से कहो रहमान साहब को छोड़ दे, नहीं तो तेरी बेटी और कुर्सी दोनों जाएगी। MLA अपनी बेटी को कॉल करता है तो उसका फोन नहीं लगता, जिसके बाद वो एसपी को कॉल करता है कि रहमान को छोड़ दो, लेकिन एसपी असलम कहता है कि आवाज नहीं आ रहा, जबकि आवाज तो आ रही थी। जिसके बाद हमजा उजैर के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एसपी असलम के स्पेशल टास्क फोर्स के टीम को मारपीट कर उन्हें पंखे से लटका देता है। फिर वो उन पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर एसपी से कहता है कि अगर रहमान भाई को नहीं छोड़ा तो मैं पूरे पुलिस स्टेशन के साथ साथ तुम्हारे भाइयों में भी आग लगा दूंगा। जिसके अगले ही पल एसपी रहमान को छोड़ देता है। रहमान को छोड़ने के बाद एसपी असलम हमजा से कहता है कि चिंगारी लगाकर तुम्हें क्या लगा कि तूने आग पर काबू पा लिया? ये गलतफहमी मत पाल, यहाँ बारूद के ढेर बैठा हुआ है तुम जैसे को खाक करने के लिए। अब रहमान हमजा से बहुत खुश होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया, वो उससे पूछता है कि तुम्हें स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में किसने बताया, जिसमें एसपी असलम के खास आदमी है। तो वो झूठ बोलता है कि मुझे जमील साहब ने बताया, जबकि ये सब करवाने वाला तो MLA जमील ही था, ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। फिर उजैर रहमान को बताता है कि ये जमील की बेटी अलीना से प्यार करता है और उसी के साथ रहता है। इसके बाद हमजा जब अलीना से अपने घर जाने को कहता है तो वो कहती है मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई। अब अगले सीन में इकबाल रहमान को मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ जाने पर इकबाल उन्हें न्यूज दिखाता है जिसमें इंडिया के ताज होटल में अटैक
हो गया था। इकबाल कंटिन्यू उन आतंकवादियों से फोन पर बात भी कर रहा था और न्यूज देख कर उन्हें ये भी बता रहा था कि पुलिस उन्हें रोकने के लिए कहां से आ रही है। लेकिन ये सब देखकर हमजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे याद आता है कि टीवी पर जिस टेररिस्ट को दिखाया जा रहा है उसके हाथों में बंदूक हमजा नहीं दी थी। उसे अपने ही हाथ खून से संधे हुए लगने लगते हैं। दिल में उसके आग जल रही थी। वो सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका सब्र एक बड़ा मकसद को अंजाम दे सकता था। यहाँ पर हमें 26/11 के हुए उन टेररिस्ट अटैक और उनके लीडर के बीच के असली कॉलिंग रिकॉर्डिंग को भी सुनाई जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा पहली बार ड्रिंक करता है और असलम चाचा से पूछता है कि जब हमने उन्हें इत्तला किया था तो फिर ये इतना बड़ा हमला हुआ कैसे। हमजा रो रो कर असलम चाचा को बताता है कि मैंने अजमल कसाब को अपने हाथों से बंदूक दिया था। फिर चाचा कहते हैं बेटा इंतजार कर, ये खेल हम जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस खेल में हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। अब अगले दिन हमजा जब घर जाता है तो अलीना उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने शराब पिया था और पूरी रात बाहर था। वो उससे थप्पड़ भी मारती है, जिस पर हमजा उससे कहता है कि मैं पूरे कराची का बादशाह बनना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ चल सकती हो तो चुप रहो, नहीं तो दरवाजा खोला है जा सकती हो। जिस पर अलीना जाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे प्यार से समझाती है कि आज के बाद मुझे जाने के लिए मत बोलना। अब अगले सीन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने रैली में ये अनाउंस करते हैं कि इस बार हमारे पार्टी के तरफ से लायरी के लिए इलेक्शन रहमान बलोच लड़ेगा। ये सब मेजर इकबाल ISI के वजह से मुमकिन हुआ था, लेकिन उनके इस फैसले से जमील थोड़ा भी खुश नहीं थे। उसके साथ साथ SP चौधरी आलम और अरशद पप्पू भी बिल्कुल खुश नहीं थे। आलीना को जब ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि पापा ने बहुत घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी ही। जिस पर हमजा उससे कहता है कि कल अपने अब्बू को चाय पर बुलाओ। अब अगले दिन जमील वहाँ आते हैं तो हमजा कहता है अगर इस सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी मेरे घर नहीं होती। वो कहते हैं तेरी अम्मी तेरी चिच्ची धो रही थी ना, तब से मैं लियारी के लिए काम कर रहा हूँ। अब क्या आज का लौंडा मुझे सिखाएगा कि बाप का अदा कैसे निभाते हैं। फिर हमजा कहता है कि आपने अपनी सियासी गद्दी गर्म रखने के लिए कभी SP चौधरी आलम का इस्तेमाल किया तो कभी रहमान डकैत तो कभी अरशद पप्पू का, लेकिन आपने कभी किसी अपने पर भरोसा क्यों नहीं किया जो आपका वफादार हो, जो आपके बेटे के जैसा हो। फिर हमजा उसकी वो वीडियो डिलीट कर देता है, जिसके तुरंत बाद जमील खुश हो जाते हैं और हमजा का हाथ चूमने लगते हैं। अलीना भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हमजा की शादी करा दी जाती है अलीना से, जहाँ सभी हरामी पहुँचते हैं। यहाँ पर इकबाल अपने दूसरे मकसद के लिए बात करता है और रहमान से एक और बार बलूचिस्तान से बंदूक लाने को कहता है। रहमान कहता है कि हम ISI के लिए हमेशा साथ खड़े हैं, लिस्ट उजैर को दे दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। उजैर ने पी रखी थी, इसीलिए हमजा डायरी देखकर 19 अगस्त की तारीख बताता है। वो कहता है कि 19 तारीख को हम फ्री हैं, जबकि 19 अगस्त को उन्हें एक पुल के इनॉग्रेशन के लिए जाना था, लेकिन हमजा झूठ कहता है। अब हमें 7 अगस्त का दिन दिखाया जाता है, जहां हमजा बलोचों के सरदार से अकेले मिलने के लिए जाता है और बंदूकें रेडी रखने को कहता है, लेकिन वहां के सरदार से उसे पता चलता है कि ISI ने उनके गांव के कुएं में जहर मिला दिया था, जिससे वहां के बहुत सारे बच्चे मारे गए। अब हमें 9 अगस्त का सीन दिखाया जाता है। आज रहमान डैम ओपनिंग के लिए चले जाता है, तभी उजैर को बलोचों के सरदार का फोन आता है कि बंदूकें लेने के लिए आ जाओ। उजैर हमजा से पूछता है तो वो कहता है वलीमे वाले दिन रहमान साहब ने आज की ही तारीख तय की थी, मैं जाकर लेकर आता हूँ। जिस पर उजैर कहता है कि नहीं तू रहने दे, मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद फिर जब हमजा रहमान को डैम इनॉग्रेशन के काम के बाद उन्हें लेकर घर लौट रहा था तो सियाही बैग से उनके आगे जा रहा था और हमजा कार में रहमान और 2 लोगों से पीछे पीछे, लेकिन सभी कार में सो जाते हैं और जैसे ही हमजा ये देखता है वो कार जंगल की तरफ मोड़ देता है। दरअसल हमजा ने SP असलम और जमील के साथ मिलकर रहमान डकैत को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, ताकि वो लियारी के गद्दी पर बैठ जाए और जमील को कराची के गद्दी पर बैठा दे। बीच रास्ते में रहमान की नींद खुल जाती है तो वो हमजा से पूछता है कि ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। वो बताता है
कि आगे पुल बन रहा है, रास्ता खराब होगा, ये शॉर्टकट है। फिर वो पूछता है कि उजैर की गाड़ी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो सरदार से गन लेने के लिए गया है। वलीमे वाले दिन आपने ही तो आज की तारीख तय की थी। लेकिन तभी रहमान को याद आता है कि उस दिन का तारीख रहमान ने नहीं बल्कि खुद हमजा ने डायरी देख कर रखा था। वो समझ जाता है, वो गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन हमजा गाड़ी नहीं रोकता तो रहमान उसके गर्दन पर आस्तूरा रख देता है। लेकिन तभी हमजा गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर वो सभी को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। तभी सियाही वहाँ आता है तो रहमान उससे कहता है कि हमजा गद्दार है, उसे जिंदा मत छोड़ना। तभी एसपी भी अपने पूरे स्पेशल टास्क फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उन लोगों के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है। रहमान भी रिटेलिएट करता है और फिर डोंगा से सिचुएशन को संभालने के लिए बोलकर खुद वहाँ से भाग जाता है। इधर हमजा और सियाही की लड़ाई हो रही थी, लेकिन हमजा किसी तरह सियाही को मारकर लटका देता है। दूसरी तरफ डोंगा, जो कुन्हाल कामरा की तरह लगता है, वो भी काफी सारे पुलिस वालों को मार देता है और फिर खुद भी बॉम्ब से फट जाता है। इधर एसपी और रहमान के बीच भी फायरिंग चल रही थी। एसपी रहमान के पैर पर गोली मार देता है, लेकिन इसके बाद रहमान एसपी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी हमजा वहाँ आकर रहमान को खूब मारता है। फिर एंड में एसपी रहमान को एक गोली मारता है, क्योंकि हमजा ने कहा था कि कुछ भी हो जाए रहमान हॉस्पिटल तक जिंदा रहना चाहिए। इसके बाद हमजा रहमान को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उजैर को कॉल करके बताता है कि एसपी चौधरी ने भाई पर हमला कर दिया, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर भी उसका फुल ऑन ड्रामा चालू रहता है, जैसे वो कितना परेशान हो रहा हो और चाहता हो कि कैसे भी कहकर रहमान बच जाए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही रहमान की मौत हो जाती है। फिर जब उजैर वहाँ आता है तो हमजा को गले लगाकर बहुत रोता है। मीडिया में पूरी बात फैल जाती है कि हमजा ने फिर से अपनी पूरी जान लगा दी रहमान को बचाने के लिए, लेकिन बेचारा इस बार फेल हो गया। ये खबर सुनकर कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग दुखी भी। इस खबर से मेजर इकबाल आईएसआई बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि बलोचों से उसे बंदूक दिलाने वाला चला गया था। घर आकर हमजा खूब नाटक करता है, अलीना के सामने खाता पीता भी नहीं, जैसे उसे उसकी बहुत परवाह हो। अब हमें इस पार्ट के लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो खुद एक क्रिमिनल था। उसके जीने का कोई मकसद नहीं था, उसका कोई सपना भी नहीं था। इसीलिए सैनियाल साहब ने उसे एक नया मकसद दिया, एक नया पहचान दिया अपने देश के लिए लड़ने का। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। वो आएगा 19 मार्च को। जहाँ क्या क्या होने वाला है वो मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके अगले पार्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हो मैं इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे ओपिनियन से मैंने अपने दिमाग में वो सारी कहानियां सेट कर ली है जो होकर रहेगा। सो वेल गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को हाइप दे दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी दूसरे मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।